स्वागत है आपका दूसरे पार्ट में इस चर्चा की, जिसमें हम 6th क्लास का जो 11वीं क्लास का जो चैप्टर नंबर 6 है उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। सेंट्रल इंडिया के मंदिर हमने देख लिए थे। खजुराहो मंदिरों की हम चर्चा कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, जब हमने 64 योजनी मंदिर बताया था और उसके अलावा हमने शिव मंदिर की भी बात की थी। ये वाला हमने जब विश्वनाथ टेम्पल की बात की थी, शिव मंदिर की डिज़ाइन की बात की थी, शिखर, अमलक, कलश, ये सारी चीज़ें हम चर्चा कर चुके हैं। देवघर के मंदिर की भी बात की थी जो ललितपुर में है, और उसके अलावा सांची के पास में जो फ्लैट रूफ का मंदिर है उसकी भी बात की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी चर्चा को लेकर चलते हैं वेस्ट इंडिया की तरफ, जहां पर हम वेस्टर्न मध्य प्रदेश की तरफ जो सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं, गुजरात और राजस्थान में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है मटेरियल कौन सा यूज करा जा रहा है। तो पत्थरों को यूज करा जाएगा अलग अलग रंगों के और अलग अलग प्रकारों के, जिसमें सबसे ज़्यादा खास जो पत्थर है, जैसे आप देखेंगे कि सबसे कॉमन जो है वो सैंडस्टोन हो जाता है, और सबसे खास आप देखेंगे मार्बल। सैंडस्टोन का यूज़ करा जाएगा, ब्लैक बसाल्ट जो इस इलाके में मिल जाता है, गुजरात राजस्थान के इलाके में मिल जाता है। इसके जस्ट नीचे आपको पता है डेक्कन ट्रैप है जो पूरा बसाल्टिक रॉक से बना हुआ है, तो बसाल्ट भी मिल जाता है। तो इसका यूज़ करा जा रहा था 10th से लेके 12th सेंचुरी तक मंदिर बनाने के लिए। इसके अलावा आप देखें तो जो वाइट सॉफ्ट मार्बल होता है ये काफ़ी अच्छा सब्सटेंस होता है कार्विंग के लिए, स्कल्पचर्स बनाने के लिए। इट इज़ वेरी मैनिपुलेटेबल। आप उसको डिजायर्ड शेप्स दे सकते हैं, जिसकी वजह से जैन मंदिर बनाए जा रहे हैं माउंट आबू में। गजब का नमूना है ये मार्बल है, ये मार्बल का। इसके अलावा 15th सेंचुरी में रनकपुर में मंदिर बनाए गए। तो मंदिर अलग अलग मटेरियल्स के बनाए जा रहे हैं, और अलग अलग मटेरियल्स यूज करने से हमें इनका टाइम फ्रेम भी समझ में आता है कि किस टाइम में ये बनाए गए थे। जैसे एक और इम्पॉर्टेंट रीजन है शामला जी, ये गुजरात में है, जहाँ पर आपको मिक्स्ड ट्रेडिशन देखने मिलेंगे। पोस्ट गुप्ता पीरियड का भी ट्रेडिशंस देखने मिलेंगे। उसके अलावा आपको जो डिस्टिंक्टिव स्टाइल उस समय डेवलप हो रही थी वो भी आपको देखने मिलेंगी। ये देखिए माउंट आबू का मंदिर है, ये जैन मंदिर। इसमें आप काविंग्स वगैरह देखेंगे, पिलर डिज़ाइन देखेंगे। ये ऊपर की तरफ देखिए, ये सारी डिज़ाइन आपको बताएंगी कि किस तरीके से आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप हो रहा था। अब बात आए, इसके अलावा बहुत सारे जो स्कल्पचर्स हैं वो ग्रे सिस्ट के भी बनाए जाते थे। जैसे 6 से 8 सेंचुरी के बीच की बात करें तो अलग अलग राजाओं ने ये बनाए हैं। इनका जो टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है या फिर ये जो स्टाइल कब आई थी, इसके ऊपर अभी भी डिबेट होता है कि कब ये स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हो रही थी। जैसे हम बात करें सीधे हाथ पे, ये सन टेम्पल है मोढेरा का। कहा जाता है 11th सेंचुरी में बनाया गया था राजा भीमदेव वन के द्वारा, जो सोलंकी डायनेस्टी के हैं। इस मंदिर के बारे में हम और बात करेंगे। सबसे पहले तो आप देखें कि इसमें बहुत बड़ा कुंड है जो आपको इस पिक्चर में देखने मिल रहा होगा। बहुत बड़ा कुंड है, साथ में स्टेप वेल्स हैं, मतलब यहाँ से आप सीढ़ियों से चढ़ के ये जो सूर्य मंदिर है यहाँ पर जा सकते हैं। तो मंदिरों में शुरू से ये प्रचलन रहा है कि उसके बाजू में वाटर टैंक होता है, क्योंकि हिंदुज़म में एक कल्चर है वॉशिंग का, बल्कि दूसरे रिलीजन में भी है, लेकिन हमारे यहाँ कल्चर है बाथिंग का, कि आप खुद को पहले आप प्योर करेंगे, है ना, फिजिकली जो आपका बॉडी है उसको आप प्योर करेंगे, उसके बाद आप मंदिर जाते हैं ईश्वर का दर्शन करने। उस तरीके का एक रिचुअल है। तो एक मासिव रेक्टेंगुलर टैंक जो मैंने आपको बताया उसको सूर्य कुंड कहा जाता है, जो सबसे सामने है। इसके साथ में आप देखें, मैंने जैसा बताया कि टैंक या फिर नदी, अब नदी का गजब का एग्जाम्पल आप देखें, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है आपका उज्जैन में महाकाल नाम से, वो शिप्रा नदी के पास है। उसी तरीके से आप देखें ओमकारेश्वर होगा, नर्मदा नदी के पास है। बहुत बड़े बड़े जो पीठ होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं, अक्सर उनके पास में आपको टैंक देखने मिलेगा। गुरुवायूर का जो मंदिर है उसके पास में टैंक है, मीनाक्षी मंदिर में टैंक है। इस तरीके से मंदिरों के पास में टैंक होना, पॉन्ड होना या रिवर होना एक सीक्रेट और ऑस्पिशियस माना जाता है। साथ में ये जनरल प्रैक्टिस में बहुत लंबे समय से चल रहा है। ये ऐसा भी कहा जाता है कि 11th सेंचुरी से लगभग हर इंपॉर्टेंट मंदिर का पार्ट बन गया था जो टैंक कंस्ट्रक्शन होता था। यहाँ पर इस टैंक के डायमेंशन बहुत बड़े हैं, क्योंकि आप देखें 100 स्क्वायर मीटर में ये बना है। अब 100 स्क्वायर मीटर बहुत बड़ा हो जाता है। आप देखें तो लगभग 3.33 फीट्स के लगभग 1 मीटर होता है। मोटे तौर पे अगर 3 भी ले लें तो कम से कम ये 300 स्क्वायर फीट के आसपास का आपको मोटे तौर पे देखने मिल जाएगा। इतना बड़ा एक टैंक बनाया गया है। तो इसको ग्रैंडेस्ट टेम्पल टैंक माना जाता है इंडिया में। इसमें 108 मिनिएचर श्राइन्स है, मतलब छोटे छोटे मंदिर आपको देखने मिलेंगे, मिनिएचर श्राइन्स देखने मिलेंगे। इसके अलावा आपको क्या देखने मिल रहा है कि हर स्टेप पे ये मिनिएचर श्राइन्स जो है वो बनाए गए हैं।
मतलब आप सीढ़ियों के बाजू में इस तरीके के श्राइन्स देख सकते हैं। ये देखिए कार्विंग्स देखें सन टेम्पल मोढेरा में किस तरीके की कार्विंग्स हैं, ये प्रॉपर आपको कार्विंग्स भी देखने मिलेंगी। बात करें हम ऑर्नामेंटेशन की। ऑर्नामेंटेशन मतलब होता है कि उसको किस तरीके से सुंदर बनाया है। आप किसी शादी हॉल में जाते हैं तो जहां पर स्टेज बनाया होता है, जहां पर वो दूल्हा दुल्हन बैठते हैं, उसके पीछे फूल पत्तियां लगा दी जाती हैं, उसको भी ऑर्नामेंटेशन कहते हैं। यहां इस मंदिर में ऑर्नामेंटेशन हुआ है आर्च तोरन्स के द्वारा। अभी तोरन्स क्या है, तो ये समझे आप जब दिवाली या कोई पूजा होती है तो उस समय आप अपने घर की चौखट पे, जो आपके घर की चौखट होगी उसके ऊपर आप इस तरीके से फूल लगा देते हैं या फिर आम के पत्ते वगैरह लगा देंगे तो वो तोरण कहलाती है। आर्च तोरण मतलब ये आर्च जो है मंदिर का, ये जो आर्क है, आर्च है, इसके ऊपर आप तोरण देख सकते हैं पत्थर के। तो ये जो सभा मंडप है इसमें आपको देखने मिल जाएंगे आर्च तोरण का, शुरू में मिल जाएंगे जब सभा मंडप शुरू होता है, जहां असेंबली हॉल शुरू होता है। अब सभा मंडप सामान्य सा शब्द है, आपको समझ में आ रहा है, यहां पर सारे लोग असेंबल होते हैं। खासियत यह है सभा मंडल की कि ऑल साइड से एक्सेसिबल है, आप हर जगह से इसमें जा सकते हैं। जनरली हमने पहले भी बात की थी कुछ मंदिरों की जिनमें साधारण मंदिर होते हैं या संधारा मंदिर होते हैं, जिसमें आप एक जगह से जा सकते हैं। दूसरा आपने देखा होगा कि हर जगह से उनमें एंट्री होती है, सर्वभद्र मंदिर कहते हैं उनको, वो भी हमने उनकी चर्चा की थी अपने पिछले लेक्चर में। तो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में टेम्पल्स के बारे में खास हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखें तो गुजरात में वुड वर्क बड़ा ही पॉपुलर है। ट्रेडिशंस में जो उनका बेसिक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी उसमें वुड वर्क और उसमें कार्विंग और उसमें नक्काशियां करना बड़ा ही पॉपुलर था, और वो चीज़ यहाँ इस मंदिर में आपको रिजेंबल करते दिखेगी। जो भी वॉल्स हैं उनको काफ़ी डेकोरेट किया गया है, बहुत ज़्यादा ऑर्नेट किया गया है। लेकिन आप देखिए जो स्मॉल श्राइन है सेंटर में, सेंट्रल श्राइन की जो वॉल्स हैं उनको प्लेन रखा गया है, और वो जो है वो ईस्ट की तरफ फेस करती है। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं किया गया है, आप देखेंगे कोणार्क का जो सन टेम्पल है उसमें भी इसी चीज़ को फॉलो किया गया है। जो मेन वॉल है जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती है उसको प्लेन रखा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि हर साल एक पर्टिकुलर टाइम पे जब इक्विनॉक्स पड़ता है तो सन डायरेक्टली सेंट्रल श्राइन में पड़ेगा, इसी वजह से इसकी जो वॉल है उसको प्लेन रखा गया है। बिल्कुल ऐसे ही कोणार्क में किया गया है। कोणार्क का जो मंदिर है उसमें अलग अलग दीवारों पे तो सूर्य देव के अलग अलग स्कल्पचर्स हैं, लेकिन एक दीवार बिल्कुल प्लेन रखी गई है। अब वेस्ट से जरा ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ईस्ट में आप देखें तो ईस्ट में कौन कौन से इलाके आएंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की, बंगाल की और उड़ीसा की। इन तीनों जगहों पर आप देखिए अलग अलग टाइप के टेम्पल्स बनाए जाएंगे। डिस्टिंक्शन बहुत डेवलप होगा। अभी डिस्टिंक्शन क्यों डेवलप हो रहा है, एक कॉमन सेंस की बात है कि जो किंग्स पैट्रनेज देते हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन को, उस हिसाब से चीज़ें बढ़ती हैं। क्योंकि मंदिर बनाना आज नहीं, आज से 100 साल नहीं, आज से 1000 साल पहले भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ करता था। आज इंसान मकान खरीदने में परेशान है, वो इतने मेगा स्ट्रक्चर्स के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो आज भी क्राउड फंडिंग करनी पड़ती है। उस समय क्राउड फंडिंग के तौर पे भी चीज़ें होती थी, लेकिन सही मायने में राजा अगर किसी चीज़ को पैट्रनेज दे रहा है तभी वो बन सकती है। तो एक अलग डिस्टिंक्ट स्टाइल तैयार हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में आप देखें तो इन चीज़ों को स्टडी करना थोड़ा दिक्कत वाला है। अब ये दिक्कत वाला क्यों है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर रेनोवेशन नहीं होने की वजह से जो चीज़ें हैं, मतलब पुराने इंटैक्ट नहीं रखने की वजह से नए रेनोवेशन जो हुए वो लकड़ी और कंक्रीट, ईंट और कंक्रीट के हुए। अब ये ज़रा सा ध्यान से समझिए कि पुराना मंदिर मान के चलिए बनाया गया था किसी एक एक्स मटेरियल का, वो एक्स मटेरियल जो है वो वाइप डाउन हो गया है, अब उसके रिमेन्स नहीं बचे। आप उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो, रेनोवेट कर रहे हैं, और आप उसमें यूज़ कर रहे हैं ईंट का या फिर कंक्रीट का, तो इस तरीके की साइट्स आज ज़्यादा सर्वाइव करती हैं। इसके पीछे वजह यह है कि ज़्यादातर टेराकोटा का यूज़ करा जाता था। इट वॉज द मेन मीडियम ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब टेराकोटा क्या है, पकी मिट्टी है, पकी मिट्टी का उपयोग आप करेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती है। इसके अलावा मोल्डिंग से प्लाक बनाए जाते थे। प्लाक क्या होता है, आपने देखा होगा, जो बेसिक शेप होता है बॉडी का उसको बना दिया जाता है प्लाक से मोल्ड करके, और ये टेराकोटा से बनाए जा रहे हैं, चाहे बुद्धिस्ट मंदिरों के लिए हो, बुद्धिस्ट भगवानों के लिए हो, या फिर हिंदू डेटीज के लिए हो बंगाल में। तो ये 7वीं सेंचुरी में जो प्रैक्टिस चल रही है उसमें ज़्यादातर टेराकोटा का यूज़ करा जा रहा है। इसके अलावा आपको असम और बंगाल में और भी अलग अलग स्कूल ऑफ आर्ट को डेवलप करते हुए देखने वाले, या फिर समझ में आता है इन जो अभी रिमेन्स हैं उनसे कि अलग अलग स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुई थी इन रीजन्स में, ये भी आपको देखने मिलेगा। गहराई से बात करते हैं पिक्चर्स के साथ, तो आप देखें 6th सेंचुरी के स्कल्पचर्स मिले जिसमें आपको डोर फ्रेम वगैरह मिलते हैं, चौखटें वगैरह मिलती हैं दब पर्वतिया में।
ये दब पर्वतीय या दह पर्वतीय कहते हैं इसको, दह पर्वतीय। आप देखेंगे तो ये दह पर्वतीय ये तेजपुर के आसपास में इलाका है। यहाँ पर आपको पुराने जो चौखटे वगैरह हैं और भी रिमेन्स मिल जाते हैं। असल मायने में पूरा जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो तो बहुत दिक्कत वाला है वो मिलना, क्योंकि अब ब्रिक और कंक्रीट ने उसको रिप्लेस कर दिया है। इसके अलावा और भी स्कल्पचर्स हैं, स्ट्रे के स्कल्पचर्स वगैरह मिलते हैं आपको रंगागोरा टी एस्टेट के पास में जो तिनसुकिया है असम में। यहाँ पर भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स जो उस समय के होंगे, जो गुप्ता इडियम्स को बिलोंग करते होंगे, गुप्ता टाइम्स से कहीं ना कहीं उन्हें रिजेम्बलेंस लिया है, वो आपको देखने मिलेंगे। अब जैसे ही ये चीज़ें खत्म होती हैं तो पोस्ट गुप्ता स्टाइल का इन्फ्लुएंस आपको देखने मिलेगा। 10th सेंचुरी आती है और पोस्ट गुप्ता स्टाइल का इन्फ्लुएंस देखने मिलेगा। 12th और 14th सेंचुरी में एक अलग ही डिस्टिंक्ट स्टाइल असम डेवलप कर लेगा। और इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि असम में जो किंगडम है उसके जो राजा हैं वो बर्मा के इलाके से आए थे। अब जब बर्मा के इलाके से वो आएंगे तो वहाँ पर दो कल्चर्स का इंटरमिक्सिंग होने वाला है। एक तो जो असम के रीजन में वो, और साथ में जो बर्मा से रीजन से जो राजा अपने साथ प्रैक्टिसेस लेके आ रहे हैं वो। यहाँ पर देखें जो माइग्रेशन हुआ ताइस का, अहोम किंगडम डेवलप हो गया था। अहोम किंगडम के बारे में आपको पता है, हमने हिस्ट्री में बात की है और अभी हम 12वीं में और गहराई से इस चीज़ की बात करेंगे। तो जो ताइज हैं अपर बर्मा के, ये आते हैं असम में रहने के लिए। जब ये आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए कितने सारे स्टाइल मिक्स होंगे। एक तो पाला स्टाइल जो है बंगाल का वो हो गया, उसके बाद आप देखेंगे ताइस का जो स्टाइल है वो हो गया, और ये सब जब मिक्स करते हैं तो इससे क्रिएशन होता है अहोम स्टाइल का। ये अहोम स्टाइल के मंदिर आपको गुवाहाटी के पास में देखने मिलेंगे। जो कामाख्या टेम्पल है, जो शक्तिपीठ है, जो कि रिजेंबल करता है देवी का जो मासिक धर्म है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसको रिप्रेजेंट करता है। एक तरीके से कहा जाता है कि वहाँ पर जो स्टैचू है वो ब्लीड करता है, जो डेटी का जो पर्टिकुलर स्टैचू है वो। तो ये गॉडेस कामाख्या को ये मंदिर डेडिकेट करा गया है। ज़रा हम फिर से इस मंदिर को देख लें। देखिए इस तरीके से ये है अहोम स्टाइल का कामाख्या मंदिर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और ये बिल्डिंग कब बनी गई थी? ये 17th सेंचुरी में बनाई गई है। तो 14th सेंचुरी के बाद से चीज़ें चेंज होना चालू हुई और 17th सेंचुरी में ये मंदिर बनाया गया। स्पेसिफिकली बात करें अब लोकेशन वाइज हम बंगाल की, तो बंगाल में जो स्टाइल है जिसमें आपको 9th से 11th सेंचुरी में देखने मिलेगा, ये बंगाल सही मायने में, आज तो हम बंगाल को कितना समझते हैं, हम सिर्फ वेस्ट बंगाल के एरिया को समझ रहे हैं, लेकिन उस समय बल्कि अंग्रेज़ों के समय में भी बंगाल के अंदर में बांग्लादेश भी आता था, बिहार और उड़ीसा भी आया करते थे। लेकिन उड़ीसा के बारे में हम अलग से बात करेंगे। यहाँ स्पेसिफिकली हम बात करेंगे बंगाल में, जो कि बांग्लादेश और बिहार दोनों को मिला के बना है। इसमें पाला स्टाइल डेवलप हुई। पाला स्टाइल के बारे में हमें पता है, हम जब ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में बात करी थी हमने 7th या 8th क्लास की किताब में, तब हमने आपसे चर्चा की थी कि पालास एक तरफ, प्रतिहारस एक तरफ और राष्ट्रकूटास एक तरफ कन्नौज के लिए लड़ रहे थे। तो पालास ये लड़ रहे थे ईस्ट से, बंगाल की तरफ से। वो रूलिंग डायनेस्टी हो गए और रूलिंग डायनेस्टी पैट्रोनेज देने वाले हैं। मिड 11th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक एक और स्टाइल डेवलप होती है जिसको आप कहते हैं सीना स्टाइल, जो सीना किंग्स लेके आते हैं। तो पहले पाला स्टाइल आती है, फिर सीना किंग्स जो लेके आएंगे वो सीना स्टाइल आएगी। बहुत सारे पालास जो हैं आपको मालूम है ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स को या बुद्धिज्म को भी सेलिब्रेट करते थे, बुद्धिज्म का भी इक्वल रिस्पेक्ट करते थे, जिसकी वजह से बुद्धिस्ट मोनेस्टिक साइट्स में भी आपको पाला का डिज़ाइन या फिर पाला का आर्किटेक्चर देखने मिलता है। यहाँ पर देखें एक और स्टाइल डेवलप हो रही है जो लोकल थी, उसको आप बंगा स्टाइल कहते हैं। तो 3 स्टाइल हमने बंगाल में ही पढ़ ली। सबसे पहले पाला स्टाइल देखी, फिर हमने सीना स्टाइल जो सीना किंग बताएंगे, और इसके अलावा हमने देखा बंगा जो एक लोकल स्टाइल है उसको। इंपॉर्टेंट बात यह है, हम 12वीं में भी इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे कि ये देखिए हट जैसा ये डिज़ाइन है, इसको बंगला कहते हैं। ये बंगला डिज़ाइन है और इसी से शब्द आने वाला है बंगलो, और बंगलो में इसी तरीके का डिज़ाइन यूज़ करा जाएगा। पहले ये बनाया जाता था घास से, जो घास फूस से, थैच कहते हैं जिसको आप अंग्रेजी में, थैच का यूज़ करके बनाया जाता था। और वही चीज़ आप देखेंगे इसी को पक्का कर दिया गया है और ये आपकी पाला स्टाइल या बांग्ला स्टाइल कहलाती है। इसके अलावा 9th सेंचुरी में सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर बनाया जाता है बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट में। इसमें कार्विंग्स आप देखिए, इसका जो शिखर है वो सीधा सीधा चल रहा है, लेकिन एकदम से जाके अंदर कार्व हो जाएगा। अमलक का आप अगर डाया देखेंगे तो अमलक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, डायमीटर अमलक का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जो कि उड़ीसा स्टाइल के जो अमलक और शिखर डिज़ाइन है उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता है। एकदम से इसकी जो शिखर की हाइट है वो बढ़ती है और ये देखेंगे आप इंस्टेंट कार्विंग के साथ ही अंदर मुड़ जाता है। जैसे जैसे सेंचुरीज बढ़ती जाएंगी ये जो शिखर की हाइट है वो ऊंची भी होती जाएगी, साथ में जो शिखर है वो थोड़ा सा पतला और लंबा होता जाएगा।
9th से 10th सेंचुरी के बहुत से मंदिर आपको देखने मिलते हैं तेलकुपी, जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे। लेकिन बात यह है कि डैम कंस्ट्रक्शन और ये सारी चीजें जो हुई हैं, इनकी वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मंदिर रहे हैं वो आज पानी में डूब गए। इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल जो इस रीजन में प्रेवेल करती थी, इसके बारे में हमें इन्हीं मंदिरों से समझ में आता है। और ये कहीं ना कहीं नागरा के ही अंदर एक सब स्टाइल है। नागरा में क्या डिफरेंस है, हम देखते हैं कि नागरा में मंडपम होता है, शिखर होता है, लेकिन वहीं पर द्रविडियन स्टाइल में उसी शिखर को विमान कह दिया जाता है। इसके अलावा हमें गेटवे भी देखने मिलते हैं द्रविड़ में, जो कि गोपुरम कहलाते हैं। हम इनको कंटिन्यूसली रिवाइज करेंगे क्योंकि इससे सीधे सवाल आते हैं। उसके बावजूद जो डैम बनाने के बावजूद भी आपको कुछ मंदिर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे जो इसी पर्टिकुलर समय के हैं। यूज करा जा रहा है इनमें ब्लैक या ग्रे बेसाल्ट, क्लोरेट स्टोन के पिलर्स भी बनाए गए हैं। निश्चित जो आर्च निश्चित भी हैं इस टेम्पल में आपको देखने मिलेंगे, जिसमें बंगाल में जो सल्तनत बिल्डिंग्स हैं उनका इन्फ्लुएंस भी देखने मिलता है। गौर और पंडुआ में ये जगहें हैं जहां पर आपको ये मंदिर देखने मिलेंगे, ब्लैक और ग्रे बेसाल्ट के, और पिलर्स में भी अच्छी खासी डिजाइन है। इसके अलावा जो लोकल स्टाइल है बंगाल की, जो लोकल वर्नाकुलर स्टाइल है, जैसे हमने वंगा स्टाइल की बात की थी, उन्होंने भी काफी टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में इंपैक्ट डाला। यहां पर मैं बात कर रहा था आपसे बंगला की, तो ये देखिए टेराकोटा का रूफ होता था, पूरा टेराकोटा का ऊपर का रूफ बनाया जाएगा। ये जो शेप है, ये कार्व्ड शेप जो है, ये बैम्बू रूफ कहलाता है। ये बंगाली हट है और इसका ये बैम्बू रूफ कहलाता है। इस तरीके का शेप है और इसको मुगल्स भी अडॉप्ट करते हैं। मुगल्स अडॉप्ट करके इसको बंगला रूफ का नाम देते हैं। बाद में अंग्रेज इसको अडॉप्ट करेंगे और इससे ही नाम आएगा बंगलो। तो ये टेराकोटा का टेम्पल है विष्णुपुर में। मुगल पीरियड और इसके आगे के समय में आप देखेंगे ये जो टेराकोटा की स्टाइल है, ये जो ब्रिक वर्क होता है मंदिरों में, ये जो हमने अभी बैम्बू रूफ देखा, इसके अलावा पाला की जो स्टाइल थी, पाला स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, ये भी ऐड हो जाएगी। जो वो शिखर वगैरह की मैंने डिजाइन बताई कि एकदम लोफ्टी होते जा रहे हैं और साथ में अमलक का जुड़ाया है वो भी ज्यादा है, वो भी कंबाइन कर लिया जाएगा। साथ में जो आर्चेज और डोम्स बनाए जा रहे हैं, लोकल आर्ट्स जो है या लोकल जो वर्नाकुलर आर्किटेक्चर है, उन सबको ऐड करके, इसके अलावा इस्लामिक आर्किटेक्चर जो मुगल के टाइम पे आया था उसको भी फर्दर एग्लोमरेट करके, मिक्स करके नई कंस्ट्रक्शन स्टाइल डेवलप होती है। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे क्या होता है, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स ऐसे होती हैं। हम अगर जब 12th क्लास की बात करेंगे तो 12th क्लास में हम बात करने वाले हैं नियो क्लासिक, जो एक नियो क्लासिक स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, नियो गोथिक स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, और इंडो सार्सेनिक स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है। आप देखेंगे ब्रिटिशर्स ने भी बहुत सारे जो इंडियन फीचर्स थे कंस्ट्रक्शन के या पर्शियन फीचर्स थे कंस्ट्रक्शन के, उनको भी अपने आर्किटेक्चरल स्टाइल में कहीं ना कहीं डेवलप किया है, रेप्लिकेट किया है। बंगाल की बात करने के बाद अब उड़ीसा पे आते हैं। मैंने कहा था हम उड़ीसा के बारे में अलग से चर्चा करेंगे। उड़ीसा में पर्टिकुलरली आपको विष्णुपुर, बंकुरा, बुर्दवान, बिरुम, ऐसी जगह पर आपको 17th सेंचुरी में उड़ीसा के जो डिजाइन है वैसे मंदिर मिलने वाले हैं। उड़ीसा टेम्पल की खासियत क्या है, यहाँ पर 3 ऑर्डर्स हैं जिसको आपको याद रखना है, रेखा पिदा, पिदा देउल और खाकरा देउल। ये सारे देउल हैं। देउल का मतलब मंदिर होता है, तो देउल मतलब डिजाइन है। जैसे हमने वहां पर पढ़ा था, वल्लभी पढ़ा है। उसके अलावा हमने आपको बताया था कि रेखा प्रसाद होता है, वल्लभी होता है और फमसाणा, 3 तरीके का जो शिखर की डिजाइन होती है, उस तरीके से आप मान सकते हैं। यहां पर आप देखिए रेखा देउल ये रहा, ये रेखा देउल हो गया। उसके अलावा ये आपका पिता जगमोहन है, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, नागर स्टाइल में हम इसको मंडपम कह देते हैं या मंडप कह देते हैं। ये सारे जो टेम्पल हैं, खासियत ये है कि एंशिएंट टाइम का जो कलिंग है, जिसके लिए कलिंग का युद्ध जानते हैं, इसके बाद अशोक जो है वो बुद्ध हो गए थे, मतलब बुद्धिज्म की तरफ आगे बढ़ गए थे, वो कन्वर्ट हो गए थे। उन्होंने अपना रिलीजन रिनाउंस करके बुद्धिज्म को गले लगा लिया था। तो ये जो पूरी डिस्ट्रिक्ट है, कलिंग का इलाका है, वहीं पर आपको बड़े बड़े मंदिर मिलेंगे, जिसमें भुवनेश्वर का इलाका हो गया, त्रिभुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क, ये सारे एरियाज आते हैं। मंदिरों की बात करें जरा, डिजाइन पे आप ध्यान दें। एक तो रेखा देउल कैसा दिखेगा, ये देखिए बिल्कुल एकदम कार्व होकर अंदर आके एक पॉइंटेड सा शेप ले लेगा, ये गर्भगृह के लिए हो गया। उसके बाद पिता देउल जो है ये मंडप के लिए होते हैं। पिता देउल ये बिल्कुल पिरामिडल शेप के होने वाले हैं, और जो खाकरा देउल है वो आपका वॉल्टी शेप में होने वाला है, जैसा वल्लभी था उस तरीके का शेप आपको यहाँ देखने मिलने वाला है। तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और साथ में आप ऑब्जर्व भी कर पाएंगे कि जो नगरा स्टाइल है उसके कौन सी स्टाइल को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो ये पिक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप इसको एनालाइज करें। आगे बढ़े हम
उड़ीसा के बारे में हम अगर बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मंडप है उनको जगमोहन कहा जा रहा है उड़ीसा में। इसके अलावा जो मंदिर है इसका प्लान जो होने वाला है, ग्राउंड प्लान हमेशा इसका स्क्वायर होगा और ऊपर जाते जाते आप देखेंगे ये सुपर स्ट्रक्चर जो बनता है ये सर्कुलर हो जाता है। तो क्राउनिंग जो इसकी है इसको मस्तका कहते हैं, ये जो क्राउन ऊपर बैठता है उसको। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आपको सिलेंड्रिकल अपीयरेंस देखा, क्योंकि लंबाई काफ़ी ज़्यादा है और स्क्वायर बेस है, उसके ऊपर आपने एक सर्कल जैसा रख दिया तो वो सिलेंडर का बेस देने लगता है। यहाँ पर हम देखें, आप इमेजिन करिए स्क्वायर बेस है, ऊपर की तरफ हमने इस तरीके से कंस्ट्रक्शन चालू किया, तो ऊपर से अगर आप देखते हैं तो ये आपको स्क्वायर ना दिख के ऊपर से एक सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर समझ में आता है। एक और रीज़न सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखने का ये है कि इसका जो अमलका होता है उसका भी डाया काफ़ी चौड़ा होता है, जिसके बारे में हमने बात की थी जब हम बंगला स्टाइल की बात कर रहे थे। अब इसको हम फिर से देखेंगे। कार्विंग्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा गजब की कार्विंग्स आपको बाहर की दीवारों पे देखने मिलेगी मंदिर की। इंटीरियर को जनरली खाली छोड़ा जाता था, प्लेन छोड़ दिया जाता था। इसके अलावा बाउंड्री वॉल्स भी होंगी। उड़ीसा का जो टेम्पल है ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि बाउंड्री वॉल्स होती हैं, क्योंकि नगरा स्टाइल में जनरली बाउंड्री वॉल्स आपको देखने नहीं मिलती है। पर्टिकुलरली कोणार्क टेम्पल की बात करें जो बे ऑफ बंगाल में है, यहाँ पर सूर्य टेम्पल बनाया गया था। जैसे हमने मोढेरा का टेम्पल देखा था अभी जब हम वेस्टर्न डिस्कशन कर रहे थे, वेस्टर्न एरियाज में गुजरात में, यहाँ पर आप देखिए कोणार्क का टेम्पल है, कोणार्क सन टेम्पल, जो 1240 में बनाया गया और ये ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता था। जो अंग्रेज हैं और भी दूसरे यूरोपियन इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते थे। इसकी जो हाइट है शिखर की वो 70 मीटर के आसपास थी, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है इसका वेट नहीं ले पाया और 19वीं सेंचुरी आते आते तक ये जो शिखर का स्ट्रक्चर है वो गिर गया था। इसके कॉम्प्लेक्स की बात कर लें तो ये क्वाड्रिलेटरल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें जगमोहन जो डांसिंग पवेलियन है ये अभी भी बचा हुआ है। इवन दो ये लोगों के लिए खुला नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लार्जेस्ट एनक्लोज्ड स्पेस है। मतलब स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो भी मंदिर बनाया गया है उसमें ये जो अभी का मंडपम है ये बहुत बड़ा एरिया में, मतलब अच्छा खासा एरिया अपने अंदर एनक्लोज करता है। सन टेम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो मंदिर बनाए जाते थे वो हाई बेस पे बनाए जाते थे कि आपको सीढ़ियां चढ़ के अंदर आना पड़ेगा। वही उसी डिजाइन पे सन टेम्पल बना है। सन टेम्पल जो है वो ऊंचे बेस के ऊपर बना है, जिसमें बाहर की तरफ आपको गजब की कार्विंग्स देखने वाली हैं। 12 बड़े बड़े इस तरीके के व्हील बने। ये देखिए ये व्हील जो दिख रहे हैं, ऐसे 12 व्हील्स आपको देखने मिलेंगे, जिसके स्पोक और हब्स बहुत ही क्लियर है, आपको देखने मिल रहे हैं। बहुत ही क्लियरली आपको इसकी डिजाइन समझ में आई। ये हब है और ये इसके स्पोक्स हैं। इससे क्या समझ में आता है, इसको माइथोलॉजिकल जो पुराणों में कथाएं हैं उन कथाओं के अनुसार ये बताया जाता है कि ये जो व्हील्स हैं ये सही मायने में व्हील्स हैं और ये पूरा जो मंदिर है वो रथ है, चैरियट है एक सूर्यदेव का, और इसी चैरियट पे सूर्यदेव ट्रैवल करते हैं। इस तरीके का डिपिक्शन दिखा है। 12 इस तरीके के व्हील, और अब व्हील हैं तो इसको खींचने के लिए घोड़ों की जरूरत है। 7 हॉर्सेस दिखाए गए, क्योंकि 7 हॉर्सेस जो हैं वैसे डिपिक्ट करा जाता है, जो कथाएं हैं उनमें 7 घोड़े बताए गए हैं सूर्यदेव के। तो एंट्रेंस के लिए आप याद रखें, इमेजिन करते चलें कि स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस से आप एंटर कर रहे हैं। बाहर की जो वॉल्स है उसमें 12 व्हील्स बने हैं, सामने की तरफ 7 घोड़े बने हैं जो कि इस पर्टिकुलर चैरियट को खींचने का काम करेंगे। तो यहां पर सीधा सीधा अगर आप देखें तो एक कोलोसियल प्रोसेशन चैरियट, मतलब प्रोसेशन आप समझ रहे हैं जब एक सेवा निकलती है या फिर जो ईश्वर के लिए घूमने के लिए एक चैरियट समझ लीजिए आप, तो सूर्य इस चैरियट पे घूम सकते हैं। इस तरीके की डिजाइन बनाई गई है, राजा ने इमेजिन करी होगी। ये जो सदर्न वॉल है इसमें एक मासिव स्कल्पचर है सूर्य का ग्रीन स्टोन से बनाया हुआ आपको एक मासिव स्कल्पचर देखने मिलेगा सदर्न वॉल पे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर 3 इमेजेस हैं ऐसी, जो कि अलग अलग फेसेस पे जो टेम्पल की जो वॉल्स हैं उनके ऊपर बनाया गया है, 3 अलग अलग वॉल्स पे। लेकिन एक जो वॉल है जो डोरवे से सीधी लगती हुई है उसको प्लेन रखा गया है, जहां पर सूर्य की रोशनी आएगी और वो सीधे आपको गर्भगृह में एंटर होते हुए दिखेगी। तो इसकी डिजाइन देखिए, जो भी सन टेम्पल है उसको स्वाभाविक सी बात है ऐसा बनाया जाएगा जो उसकी ईस्टर्न वॉल है, जहां पर सूरज जब उग के आएगा तो वो सूरज जब उग के आने वाला है तो सीधा ईस्ट से जो रेज हैं वो मंदिर पर पड़नी चाहिए, ऐसा उसका आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाया जाता था। चाहे मोढेरा सन टेम्पल की बात करें या फिर आप बात करें इस पर्टिकुलर सन टेम्पल की, कोणार्क की। बंगाल की, उड़ीसा की बात करने के बाद जरा सा पहाड़ी इलाकों के बारे में समझते हैं। पहाड़ी इलाकों में एक अलग ही यूनिक आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट होने वाला है। पहले मैंने बात की कि किंग का पैट्रोनेज भी जरूरी है, और दूसरा आप देखें ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स देखें, ज्योग्राफिकल नीड्स जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
कहीं तेज हवाएं चलेंगी तो अलग चीज बनेगी, कहीं अगर बारिश बहुत होती है तो अलग चीज बनाएंगे, उसकी डिजाइन अलग होने वाली है, कहीं बर्फबारी होती है तो उसकी डिजाइन अलग होने वाली है। हम बात करेंगे कुमाऊं की, गढ़वाल की, जो हिमाचल प्रदेश में है, और इसके अलावा आप देखेंगे इनसे ही ऊपर इन्हीं का फर्दर एक्सटेंशन हम कश्मीर में भी देखेंगे, और उस हिसाब से किंग के पैटर्नेज और डिजाइन को देखेंगे। ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें पहले कश्मीर की, तो कश्मीर जो है वो शुरुआती दौर से ही कनेक्टेड था तक्षशिला और पेशावर से अच्छे तरीके से। कनेक्टेड का मतलब मेरा यह है कि जो रूट है, जो मूवमेंट है, जो ट्रांजैक्शन है ऑफ पीपल एंड गुड्स, वो अच्छी खासी हो रही थी कश्मीर से। अब जिसकी वजह से गंधारा स्टाइल से काफ़ी इन्फ्लुएंस होगा। गंधारा स्टाइल कौन सी है? हमने जब बात की थी कनिष्क के समय पे कि मथुरा और गंधारा स्टाइल डेवलप होंगी, तो ये गंधारा स्टाइल, जिसमें हमने पर्टिकुलरली बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स को स्टडी किया था कि वो अपोलो जैसे दिखाने का कोशिश किया जाता है। हेलेनिस्टिक स्टाइल होती है जिसमें ग्रीक इन्फ्लुएंस दिखाया जाता है, जिसमें मैस्कुलिनिटी या फिर जो स्ट्रेंथ ऑफ फिजिक है उसको दिखाने के प्रयास किया जाता है। ग्रीक गॉड्स को आप हमेशा देखेंगे तो उनको बॉडीली बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव दिखाया जाता है। वो स्टाइल यहां पर आपको इन्फ्लुएंस देखने मिलेगा कश्मीर में। तो 15वीं सेंचुरी के आसपास गांधारा इन्फ्लुएंस, 5th सेंचुरी के आसपास सॉरी, गांधारा इन्फ्लुएंस आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा गुप्ता और पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन जो है उनका भी इंटरमिक्सिंग होगा, जिसमें पर्टिकुलरली हम सारनाथ और मथुरा का जो आर्ट है, अब यहां पर देखिए बहुत ज़्यादा अलग कलर आने वाला है, क्योंकि पहले तो गांधारा आर्ट आ रहा है वेस्ट से, उसके बाद आप देखेंगे तो साउथ से ये सारनाथ और मथुरा का आर्ट कश्मीर में पहुंच रहा है। इसके अलावा गुजरात और बंगाल का भी इन्फ्लुएंस आपको देखने मिलेगा। तो कश्मीर में जो भी आर्ट डेवलप होने वाला है वो अलग तरीके से होने वाला है। इसके अलावा डेमोग्राफी पे स्टडी करें, पहले तो हमने ज्योग्राफिकल रीजन देख लिया कि ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस कहां से आ रहा है। डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंस आपको ब्राह्मण पंडित के तौर पे या फिर जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, ये जो ट्रैवल करेंगे अलग अलग इलाकों में, तो इनके हिसाब से चीजें भी कहीं ना कहीं इनके हिसाब से मंदिरों का इन्फ्लुएंस आपको देखने मिलेगा। कश्मीर, गढ़वाल, कभी कभी ये रिलीजियस सेंटर्स जो बनारस में, नालंदा में है, या फिर साउथ में कांचीपुरम तक ये ट्रैवल करते थे, तो वहां के भी मंदिर देखेंगे, वहां के भी जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है उनको देख के उस हिसाब से यहां पर बनाए जाएंगे मंदिर या मोनेस्ट्रीज। तो बुद्धिस्ट और हिंदू ट्रेडिशन जो है अब ये इंटरमिंगल करने लगे और ये धीरे धीरे पूरे जो पहाड़ है उसमें फैलते हैं। तो ज्योग्राफिकल रीजन, डेमोग्राफिक रीजन। इसके अलावा अगर हम देखें तो हिल्स का पर्टिकुलर खुद का स्ट्रक्चर अलग होगा। जैसे गुजरात में हमने देखा था कि वुडन कार्विंग्स बहुत एक्सटेंसिवली यूज करी जा रही। यहां पर भी आप देखें तो हिल्स में ट्रेडिशन ऑफ वुडन बिल्डिंग्स बहुत था। पिच्ड रूफ्स बनाए जाते थे। आपने देखा होगा कि पहाड़ों में किस तरीके के छतें बनाई जाती हैं, रूफ बनाए जाते हैं। इन सबको मिक्स कर दीजिए, इससे आपको समझ में आएगा कि अब जो मंदिर है उसका जो गर्भगृह बनने वाला है और उसका जो गर्भगृह का पर्टिकुलर शिखर की डिजाइन है वो रेखा प्रसाद डिजाइन या लेटिना डिजाइन है। लेटिना डिजाइन आपने देखा होगा किस तरीके से बढ़ेगा और एकदम से आके पॉइंटेड हो जाएगा। ये चीज आपको देखने मिल रहा है। रेखा प्रसाद या फिर लेटिना डिजाइन आपको गर्भगृह की मिलेगी। मंदिर का जो मंडप बनाया जाएगा, मंडप को वुडन आर्किटेक्चर में बनाया जाएगा। तो मंडप में आपको हिल का इन्फ्लुएंस देखने मिला है, जो हिली रीजन की जो डिजाइन्स थी उनका इन्फ्लुएंस देखने मिला, और जो मेन शिखर बनाया जा रहा है गर्भगृह का उसमें आपको देखने मिलेगा नागर स्टाइल का रेखा प्रसाद या फिर लेटिना स्टाइल ऑफ शिखर। इसके अलावा बहुत से मंदिर ऐसे भी हैं जो बुद्धिस्ट पगोड़ा स्टाइल जो होती है उस डिजाइन में बनाए गए। आप कभी अगर स्तूप वगैरह के पास में आप जाके देखें, दिल्ली में भी इंद्रप्रस्थ स्तूप है उसके पास में आप देखें, या फिर आप ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो जो बुद्धिस्ट पगोड़ा स्टाइल, जो पगोड़ाज होते हैं बुद्धिस्ट, वो वाली डिजाइन आपको देखने मिल जाएगी मंदिरों में भी। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ का इंटरमिक्सिंग हो रही है, इंटरचेंज हो रहा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। कहां से? बुद्धिस्ट एज वेल एज द हिंदू टेम्पल्स। कारकोटा पीरियड कश्मीर में, जो कारकोटा किंगडम का जो पीरियड रहा है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। वहां पर एक मंदिर बनाया गया, पंडरथान मंदिर। 8वीं से 9वीं शताब्दी के आसपास की ये बात मैं आपको बता रहा हूं। और खासियत यहां पर यह है कि ये जो टेम्पल है ये शिव टेम्पल है। शिव टेम्पल है और वाटर टैंक के बीच में एक प्लिंथ पे बनाया गया। देखिए ये वाटर टैंक है और इसके बीच में इस प्लिंथ पे ये पूरा मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर की डिजाइन अगर आप देखेंगे तो इससे आपको समझ में आएगा ये जो बिल्डिंग है इसमें हिंदू एज वेल एज बुद्धिस्ट दोनों फीचर्स एविडेंटली विजिबल है। ये देखिए पगोड़ा स्टाइल आपको देखने मिलेगी। इस तरीके से पूरा पंडरथान टेम्पल बनाया गया है जो कारकोटा पीरियड में बनाया गया था। इस टेम्पल में आपको जो कश्मीरी ट्रेडिशन है लकड़ियों के घर बनाने का, लकड़ी की बिल्डिंग बनाने का, वो भी देखने मिलने वाले हैं। अब देखिए एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि वेदर कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी रहती है। तो यहाँ पर बर्फबारी भी होती है जिसकी वजह से जो कश्मीर में पीकी स्लांट
जो होता है, इस तरीके से मकान का जो रूफ होता है वैसा बनाया जाता है कि जो बर्फ है वो धीरे से खिसक के नीचे चले जाए, यहाँ पर स्टैग्नेट ना करे रूफ पे। नहीं तो बर्फ इतनी ज्यादा गिरती है कि पूरा रूफ जो है वो नीचे आ जाए बर्फ के वजन से। इसी वजह से पीकी स्लांटेड रूफ बनाए जाते हैं, वो चीज भी आपको इस मंदिर में देखने मिलेगी। इसके अलावा जो कार्विंग है वो काफी मॉडरेट होने वाली है। जो सुंदरता बनाने के लिए बहुत सारी नक्काशियां करी जाती हैं वो कम से कम होने वाली है, जो कि पोस्ट गुप्ता समय में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जो पोस्ट गुप्ता एस्थेटिक्स हैं वो काफी हैवी हुआ करते थे कार्विंग्स में, पर ये चीज थोड़ा सा उससे शिफ्ट होती है। बस ये देखेंगे आप कि कुछ रोज ऑफ एलिफेंट्स हैं जो डेकोरेशन के लिए डोरवे में बनाया गया है। जो रास्ता है एंट्री में, उस जगह पर उसको सुंदर बनाने के लिए, उस श्राइन को एम्बेलिश करने के लिए, खूबसूरती देने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा आप देखें तो श्यामला जी जो स्कल्पचर है चंबा में, यहां पर भी आपको देखने मिलेगा लोकल ट्रेडिशन और पोस्ट गुप्ता स्टाइल का मिलन, एमैल्गमेशन। पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन का एविडेंस हमें देखने मिलता है लक्ष्मण देवी मंदिर में, जहां पर महिषासुरमर्दिनी और नरसिम्हा की इमेजेस हैं। इन दोनों इमेजेस को बनाया गया है पोस्ट गुप्ता स्टाइल में, लेकिन यहां पर आपको जो मेटल स्कल्पचर का ट्रेडिशन है, जो मेटल्स से मूर्ति बनाने का ट्रेडिशन है कश्मीर में, वो भी देखने मिलता है। येलो कलर की इमेजेस हैं, पॉसिबली इनको बनाया गया था जिंक और कॉपर को मिक्स करके, जिंक और कॉपर का अलॉय बना के, जो कि बहुत पॉपुलर है कश्मीर के इलाके में। यहां पर आप सीधे हाथ पे देख सकते हैं, ये मंदिर है लक्ष्मण देवी मंदिर। इस टेंपल में इंस्क्रिप्शन देखने मिलता है जिसमें लिखा गया है कि ये मेरुवर्मन का जब राज था तब बनाया गया था, 7th सेंचुरी के पास में। इसके अलावा कुमाऊं में भी आपको बहुत बड़े बड़े और गजब के टेंपल्स देखने मिलते हैं, जैसे अल्मोड़ा के पास में जागेश्वर टेंपल, चंपावत जो कि पिथौरागढ़ के पास में है, वो भी एक गजब का एग्जाम्पल है। क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं ये नागरा आर्किटेक्चर के। तो जरा लोकेशंस पे अभी तक जहां हम पहुंच गए हैं देखें तो हम बंगाल की बात कर चुके हैं। बंगाल में किस तरीके से टेंपल आर्किटेक्चर डेवलप हो रहा है, उड़ीसा में किस तरीके से हो रहा है डेवलप, और हमने शुरू किया था वेस्ट से, और इसके पहले हम पिछले लेक्चर में सेंट्रल भी देख चुके हैं। तो अलग अलग जगहों पर, पर्टिकुलरली हम अगर नॉर्थ में बात करें तो अभी तक हमने बात की है कौन से आर्किटेक्चर की, नागरा टाइप ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर की। अब हम अगली स्लाइड से शुरू कर रहे हैं द्रविड़ स्टाइल या फिर साउथ इंडियन टेंपल स्टाइल को। नागरा स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या होता है कि टेंपल को एनक्लोज कर दिया जाता है कंपाउंड वॉल से, जिसको आप गोपुरम कहते हैं। यहां पर आप देखेंगे जो मेन टावर नागरा में था उसको शिखर कहा जा रहा है, यहां पर उसी टावर को विमान कहा जाएगा। ये जो विमान है ये बिल्कुल स्टेप्ड पिरामिड जैसा बना होगा, जैसे पिरामिड को बनाया जाता है वैसे आप इमेजिन करिए कि पिरामिड में अगर सीढ़ी लगा दी जाए तो उस तरीके का आपको विमान दिखेगा। इसके साथ में जहां पर हम कलश और अमलक कहा करते थे, उस चीज को यहां पर वो शिखर कहते हैं। ये डिफरेंस आ जाता है, जो अमलक और कलश हम नॉर्थ इंडिया में कहते हैं उसी चीज को यहां पर शिखर शब्द से बताया जाता है, समझाया जाता है। तो जो क्राउनिंग एलिमेंट है विमान का उसको शिखर कहेंगे द्रविडियन स्टाइल में, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इनसे आपसे पूछा जाए कि द्रविडियन स्टाइल में शिखर होता है या नहीं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपको पता है कि शिखर होता है, बस जो नाम है वो अलग चीज को दे दिया गया है। जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल में अमलक या कलश होता है उसको यहां पर शिखर कह दिया जाता है। जरा इससे हमें समझ में आ जाएगा। ये देखिए जो हमने कंपाउंड वॉल्स की बात की थी, गोपुरम। अभी जो एंट्रेंस की वॉल है, मान के चलिए ये आपका मंदिर है, तो एंट्रेंस की वॉल 4 तरफ भी हो सकती है, तो गोपुरम 1 से ज्यादा हो सकते हैं। ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। गोपुरम होगी, गोपुरम से आप अंदर आएंगे तो यहां पर देखिए नंदी बने हुए हैं, तो ये शिव मंदिर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये भी हमें समझ में आ गया। यहां पर आप देखिए नंदी, नंदी से आगे आप बढ़ेंगे तो मंडप आएगा। मंडप भी हो सकता है सभा मंडप, अर्ध मंडप, डिपेंडिंग ऑन द रेलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस बना दिए जाते हैं। और इसके आगे आप देखेंगे तो ये आपका गर्भगृह आ गया, सैंक्टम सैंक्टोरम आ गया, जिसमें जो मेन डीटी हैं, जो चीफ डीटी है, उनका वास होगा। विमान हो गया, ये देखिए पिरामिड, स्टेप्ड पिरामिड है, और उसका जो हेड है पिरामिड का उसको यहाँ पर शिखर कहा जाता है। और इसी को हम नगरा स्टाइल में क्या कह रहे थे? नगरा स्टाइल में हम उसको कह देते थे अमलक, और उसके ऊपर रखा होता था कलश। अब यहां पर जैसे मैंने आपको बताया था कि जो नागरा टेंपल है उनमें गंगा या यमुना की स्कल्पचर्स बना दिए जाते हैं मंदिर के बाहर में। यहां पर द्वारपाल बनाए जाते हैं, बड़े बड़ी 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 मूंछों वाले, अजीब से गुस्से वाले एक्सप्रेशंस वाले, फियर्स एक्सप्रेशंस वाले स्कल्पचर्स को बना दिया जाता है मंदिरों के बाहर। इसके अलावा वाटर टैंक जो है, वाटर रिजर्वायर भी होगा। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, और सबसे मेजर रीजन क्या है कि जो द्रविडियन मंदिर है उनको सिर्फ पूजा याचना के लिए यूज नहीं किया जाता था, वो एक तरीके से आपको एजुकेशन सेंटर्स के तौर पे भी देखने मिलेंगे, ट्रेडिशनल सेंटर्स के तौर पे भी देखने मिलेंगे। जो मेजर
एक्टिविटीज ऑफ लाइफ होती हैं, उसमें टेम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। इसीलिए टैंक होना बहुत जरूरी है कि आदमी की जो रोजमर्रा की पानी पीने की जरूरत है या फिर नहाने धोने की जरूरत है, उनको भी मंदिर के द्वारा पूरा करा जाता था। इसके अलावा आपको सब्सिडियरी श्राइन्स भी मिलेंगे। हो सकता है कि एक देवी देवता के मंदिर के आसपास आपको छोटे छोटे और मंदिर मिले, और ये जो है या तो ये जो मेन टेम्पल का टावर है उसके अंदर ही होंगे या फिर अलग अलग से इनके लिए आसपास टेम्पल बना दिए जाएंगे। जैसे पंचायतन स्टाइल के बारे में हमने बात की थी, सेंटर में एक मंदिर होगा इंपॉर्टेंट डेटी का, और साइड में छोटे छोटे मंदिर बना दिए जाते थे सब्सिडरी डेटीज के। उस तरीके से आपको देखने मिलेगा। या फिर एक ही मंदिर में सारे बीच में आपके इंपॉर्टेंट डेटी और जो सेकेंडरी डेटीज हैं उनके भी छोटे छोटे मंदिर बना दिए जाएंगे उसी कंपाउंड में। तो जहां पर नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे तो मल्टीपल शिखर क्लस्टर में राइज करते थे। याद है हमने देखा था इस तरीके से, ये मंडप आएगा, अर्ध मंडप आएगा, उसके बाद आप देखेंगे अंतराल आएगा, फिर उसके बाद आपका गर्भगृह आ रहा है। तो इस तरीके से मल्टीपल शिखर जो है क्लस्टर ऑफ शिखर थे। लेकिन ये जो प्रैक्टिस है साउथ इंडिया में पॉपुलर नहीं है। साउथ इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों की मैं अगर बात करूं तो उनके जो गर्भगृह हैं, गर्भगृह के ऊपर जो टावर है, जो विमान है, उसकी ऊंचाई अगर आप देखेंगे तो वो बहुत कम मिलेगी। अब ये क्यों है? तो इसका सीधा कारण यह है कि वो मंदिर का सबसे पुराना हिस्सा है। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, साइज बढ़ेगी, जो टाउन है उसकी टाउन एक्सपेंशन होगा, इसके साथ में जो टेंपल है उसके भी एरिया को इंक्रीज कर दिया जाएगा। टेंपल इंक्रीज होगा, पैटर्नेज भी बढ़ने वाला है, अलग अलग राजा आने वाले हैं, और इस हिसाब से जो बाउंड्री वॉल है टेंपल की, उनको बार बार कंस्ट्रक्ट करा जाता है, और इसकी वजह से वो धीरे धीरे उनकी हाइट बढ़ती जाती है। एक गोपुरम जो बनाया जाएगा वो दूसरे गोपुरम से लंबा होने वाला है, इस तरीके का सिनेरियो आता है। श्रीरंगम टेंपल जो है तिरुचिरापल्ली में, यहां पर 7 गोपुरम्स आपको देखने मिलते हैं, 7 कॉन्सेंट्रिक रेक्टेंगुलर वॉल्स हैं, और हर वॉल की आप हाइट देखेंगे तो वो बढ़ती जाती, जो टावर की हाइट है वो बढ़ती जा रही है। और गर्भगृह जो है वो सेंटर में है, और उसकी जो टावर की हाइट है वो सबसे कम है। इससे हमें समझ में आता है कि वो सबसे पुराना है, और जो सबसे बाहर की जो वॉल है वो सबसे नई है। तो इस तरीके से ऐसे एनक्लोजर्स बनाए जा रहे हैं 7। तो मैंने जैसे आपको बताया कि टेम्पल्स जो है उनका बहुत अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ में काम होता था। टेम्पल्स जैसे डेवलप होंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेवलप होंगी। इसीलिए साउथ इंडिया में जो भी अर्बन आर्किटेक्चर है, जो भी टाउनशिप है, जो भी टाउन प्लानिंग है, उसमें एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट टेम्पल था। टेम्पल के आसपास ही बड़े बड़े शहर बसे। आप देखेंगे कांचीपुरम, तंजावुर बृहदेश्वर जो शिव मंदिर है उसके पास आसपास के इलाकों में आपको देखने मिलेगा, बढ़िया डेवलपमेंट कर दी गई। मदुरई मीनाक्षी मंदिर के पास में आपको देखने मिलेगा। इस तरीके से कुंभकोणम हो गया, ये सारे इलाकों में आपको फेमस टेम्पल्स देखने मिलेंगे। 8th से 12th सेंचुरी के बीच में ये टेम्पल्स डेवलप हो रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ रिलीजियस मैटर्स नहीं, अगर पंचायत जैसी सिटिंग भी होनी है, किसी का जस्टिस डिस्पेंसेशन होना है, कोई फैसला होना है, उसके लिए भी टेम्पल में सभा बैठा ली जाती थी। तो टेम्पल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के तौर पे इसको देखा जा सकता है। इसके अलावा जो ग्रांट्स वगैरह होते हैं वो अपनी जगह, तो टेम्पल के पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी, मतलब डेटीज के पास जमीन जायदाद भी हुआ करती थी। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि नागरा में भी सब डिविजन्स है, वैसे ही आपको द्रविड़ टेम्पल स्टाइल में भी सब डिविजन्स देखने मिलेंगे। इवन दो ये उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें नाम याद होना चाहिए। जैसे स्क्वायर को कुटा या चतुरासा भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर जो शेप होगा मंदिर का उसको आप कहेंगे शाला या यष्टाश्रा। इलिप्टिकल जो होगा उसको आप गजाप्रस्था कहेंगे, एलिफेंट बैक्ड। गज मतलब हाथी, तो गजाप्रस्था या एलिफेंट बैक कहेंगे, वृत्तायात कहेंगे। इसके अलावा जो वैगन वॉल्ट शेप है, जैसे कि एपिसाइडल चैत्य वगैरह होते हैं, हमने 4th चैप्टर में देखा है, चैत्य का जो डिजाइन होता है उस तरीके के आपको देखने मिलेंगे। एपिसाइडल मतलब अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे तो हॉर्स शू टाइप डिजाइन भी मिलेगी, और ऊपर की तरफ ऐसे दिखेंगे आपको, अंदर से इस तरीके का रहेगा, और उनकी जो सीलिंग रहती थी वो इस तरीके से उठी होती थी। यहां पर मैं बना के दिखाता हूं, इस तरीके का केव बनाया जाता था, और जो सीलिंग होती थी वो इस तरीके से कर्व्ड होती थी। यहां पर पीछे उनका वो स्तूप बना दिया जाता था, और पिलर हॉल होते थे, जैसे हमने कार्ले वगैरह में देखा है उस तरीके से। तो एंट्रेंस जो होगी, एंट्रेंस की जो हॉर्सशू शेप होने वाला है उसको नासी कहा जाता था। सर्कुलर और वृत्ता, इस तरीके से अलग अलग डिजाइन होते थे एंट्रेंस के। और एंट्रेंस या फिर ये जो बेसिक शेप है मंदिर का, ये डिपेंड करता था डेटीज के ऊपर। कौन से पर्टिकुलर डेटी हैं, उनकी जो आइकोनोग्राफी मतलब उनकी जो आइडल है, उनकी जो मूर्ति है वो कैसी है, उनका नेचर कैसा है, ये सारी चीजों के बेसिस पे मंदिर की अलग अलग शेप्स और स्पेसिफिक टाइप को सिलेक्ट करके कंस्ट्रक्ट करा जाता था।
और ये तो बहुत सिलेक्टिव हमने नाम लिए हैं, और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोफिस्टिकेटेड डिफरेंशिएशंस हुआ करते थे इस पर्टिकुलर द्रविड़ स्टाइल में। इसके अलावा आप देखेंगे तो अलग अलग लोकल रीजन्स में भी अलग अलग स्पेस जो शेप्स हैं वो डेवलप होने वाले हैं, यूनिक स्टाइल डेवलप होने वाली है। शुरुआती दौर में हम बात करें पालास की, जो साउथ इंडिया की डायनेस्टी है, काफ़ी एंशिएंट डायनेस्टी है। ये आंध्र रीजन से अपना रेन शुरू करती है 2nd सेंचुरी में, और फिर साउथ में तमिलनाडु की ओर सेटल हो जाते हैं। इनकी सही हिस्ट्री डॉक्यूमेंट करी गई है 6 से 8 सेंचुरी के बीच में। क्यों? क्योंकि इसी समय में हमें स्टोन और अलग अलग मॉन्यूमेंट पे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हाँ, पाला साम्राज्य हुआ करता था इस इलाके में। ये किंगडम काफी पॉपुलर था। आप देखेंगे इस किंगडम की जो बॉर्डर्स थी वो उड़ीसा तक जाती थी। इसके अलावा इसकी लिंक जो है वो साउथ ईस्ट एशिया से भी ट्रेड लिंक्स और काफी स्ट्रॉन्ग लिंक्स देखने मिली हैं, पर्टिकुलरली पल्लव साम्राज्य की या पल्लवास। ये पूजा करते थे शिव की। इसके अलावा आपको विष्णु मंदिर भी आपको यहां पर देखने मिलेंगे, और बुद्धिस्ट हिस्ट्री का भी इन्फ्लुएंस, जो बुद्धिज्म है उसका भी इन्फ्लुएंस आपको देखने मिलता है, जो कि डेक्कन से आया था। शुरुआती बिल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं जो पल्लवास ने बनवाई, तो वो रॉक कट थी। इसके बाद उन्होंने स्ट्रक्चरल टेम्पल्स भी बनाए या स्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स भी बनाई। लेकिन एक्सकेवेशन से ये पता चल रहा है कि जब ये रॉक कट टेम्पल्स बना रहे थे, रॉक कट बिल्डिंग्स बना रहे थे, उस समय भी इनको अच्छा खासा आइडिया था कि स्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स भी बनाई जा सकती है और बढ़िया स्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स बन सकती हैं। हो सकता है उनको स्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स भी मिली उस समय की, लेकिन ज्यादातर जो बिल्डिंग्स हो वो रॉक कट होंगी, जिससे उनको समझ में आया कि हाँ, इनको दोनों चीजों के बारे में अच्छे से पता था। जैसे अगर बात करें तो महेंद्र वर्मन वन, जो कि चालुक्य किंग जो पुलकेशन वन है उनके कंटेम्पररी हैं, उन्हीं के साथ के समय में रहे हैं। अब चालुक्य के साथ पुलकेशन के साथ लड़ाई हुई थी हर्ष की, जिसके बाद से हर्ष कभी हर्षित नहीं रहा था, उसके पास उसकी जो खुशी थी उसको छीन लिया गया था। तो चालुक्य से आप हर्षा को जोड़ सकते हैं पोस्ट गुप्ता एम्पायर में, पोस्ट गुप्ता पीरियड में, या हर्षा से आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं। इसके अलावा जो नरसिम्हा वर्मन वन है, जिनको आप मामला के नाम से भी जानते हैं, ये पल्लव थ्रोन पे बैठते हैं 640 कॉमन एरा में। ये एक्सपैंड करते हैं एम्पायर को, अपने पापा का बदला लेते हैं, जो पुलकेशन 2 ने हरा दिया था जिनको, उनका बदला ये लेते हैं, और इसके बाद ये बिल्डिंग बनाएंगे महाबलीपुरम, जिसको आप मामलापुरम के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए महाबलीपुरम में 5 रथ बनाए हुए हैं, और ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से पूरे रथ बनाए गए हैं महाबलीपुरम में। इसके अलावा जो शिव टेम्पल है, इसको बनाया गया था नरसिम्हा वर्मन 2 के द्वारा, जिनको आप राजसिम्हा के नाम से भी जानते हैं। ये 700 से 728 कॉमन एरा तक राज करते हैं और ये शो टेम्पल बनाते हैं। शो टेम्पल जो है ये ईस्ट फेसिंग है, ओशन की तरफ फेस करता है, और अगर आप बारीकी से स्टडी करें तो यहाँ पर 3 श्राइन्स हैं, जिसमें से 2 जो है वो शिव के हैं, और एक जो है वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, दूसरा वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, और जो बीच का श्राइन है वो विष्णु का है, जिनको अनंत शयना के पोज में दिखाया गया है। अनंत शयना का मतलब ये होता है कि जो विष्णु है वो लेटे हुए हैं, वो शेषनाग पे लेटे हुए हैं, और वो इनफाइनाइट और फाइनाइट दोनों को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो पोस्चर भी आपको यहां पर देखने मिलेगा ये शो टेम्पल जो है महाबलीपुरम में। जनरली ऐसा होता है कि टेम्पल्स में सिंगल मेन श्राइन होता है, लेकिन इस इलाके में आप देखेंगे तो 3 एरियाज हैं जहां पर वर्शिप हो रही है। इससे कहीं ना कहीं बहुत सारे कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं, बहुत सारे असम्पशंस लगा सकते हैं। जैसे कि शुरुआती दौर में जब मंदिर बनाया जा रहा होगा तब एक पर्टिकुलर भगवान के लिए बनाया जा रहा हो, लेकिन बाद में शायद पेट्रोनेज या फिर जो उनका फेथ है उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आए, और चेंज इन पेट्रोनेज की वजह से आपको 3 मंदिर देखने मिल रहे हैं, या फिर विष्णु मंदिर भी आपको उसके साथ देखने मिल रहा है। इसी कंपाउंड में आपको एविडेंस मिलते हैं वाटर टैंक के, गोपुरम, और भी बहुत सारे इमेजेस के आपको एविडेंस यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन इरोजन की वजह से बहुत सारे जो स्कल्पचर्स हैं वो डैमेज हो गए। जैसे नंदी का स्कल्पचर है, जो नंदी है जहाँ शिव जी जिस पे बैठते हैं, जो उनका वाहन है, उसका जो पर्टिकुलर एक स्कल्पचर है वो काफ़ी डैमेज हो गया। उसके अलावा भी जो कार्विंग्स हैं लोअर वॉल पे वो काफ़ी डिसफिगर्ड हो गई हैं, क्योंकि सॉल्ट वाटर होता है, हवा में भी आपको सॉल्ट देखने मिलेगा, जिसकी वजह से काफ़ी इरोडिंग इफेक्ट हो रहा है। ऊपर से काफ़ी लंबा समय भी हो गया, तो इरोजन होना तो वाजिब है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं साउथ इंडिया में, जैसे कि शिव टेम्पल तंजावुर में जो है, जिसको आप राजराजेश्वर या फिर बृहदरेश्वर टेम्पल के नाम से जानते हैं। ये राजा राजा चोला के द्वारा बनाया गया था 1009 में। लार्जेस्ट और टॉलेस्ट इंडियन टेम्पल माना जाता है इस पर्टिकुलर टेम्पल को। ये शिव जी को डेडिकेटेड है, शिव भगवान को डेडिकेटेड है। इस टेम्पल की अगर हम बात करें तो ये टेम्पल अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा मासिव है।
इसके अलावा भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो चोला पीरियड में बनाए गए और जो आज भी एक्टिव श्राइन्स हैं। अभी एक्टिव श्राइन्स क्या होता है, मतलब आज भी यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। बहुत से मंदिरों में ऐसा होता है कि समय के बाद से उनको खोल दिया जाता है सिर्फ आर्किटेक्चरल व्यूइंग के लिए, या फिर एक तरीके से म्यूजियम के तौर पे खोल दिया जाता है, या फिर आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे चोला टेम्पल्स हैं जो एक्टिव श्राइन के तौर पे काम कर रहे हैं। चोला टेम्पल्स जो थे वो पल्लव, चालुक्य और पांड्यास ने जो मंदिर बनाए थे उससे कहीं ज्यादा बड़े थे। आप देखिए इनका जो विमान है वो मल्टी स्टोरीड और काफी मासिव था। 70-70 मीटर ऊंचे विमान बनाए जा रहे हैं जिसके ऊपर एक मोनोलिथिक मतलब एक सिंगल पत्थर का शिखर रखा गया। शिखर मतलब नागरा स्टाइल का आपका अमलक। इसके अलावा आप देखिए इसका शेप कैसा रहने वाला है, ये ऑक्टोगोनल डोम शेप में आपको देखने मिलेगा यहां का शिखर। इसके अलावा दो बड़े बड़े गोपुरम्स भी थे इस पर्टिकुलर मंदिर में जिसमें काफी एलैबोरेट स्कल्पचर्स बनाए गए थे। नंदी का फिगर भी देखने मिलता है हमें इसी मंदिर में। साथ में आप देखें जो कलश है, अपने आप में कलश की हाइट आप देखेंगे तो 3 मीटर और 80 सेंटीमीटर की हाइट का है। इसके अलावा विमान जो है उसमें और भी स्टकाटो फिगर्स मतलब और भी देवी देवताओं के फिगर बनाए गए थे मराठा पीरियड में। फर्दर एडिशन इस मंदिर में हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया कि नाम से क्लियर है, ये इस टेंपल के मेन डेटी जो है वो शिव है। यहां पर आपको एक बड़ा सा शिवलिंग देखने मिलेगा जो कि 2 स्टोरीड सैंक्टम, जो सैंक्टम सेंक्टोरम जो गर्भगृह है उसमें 2 स्टोरीड गर्भगृह में आपको शिवलिंग देखने मिलेगा। और ये नंदी जो बृहदरेश्वर के हैं उनकी सीधे हाथ पे पिक्चर। इसके अलावा अगर देखें तो माइथोलॉजिकल नैरेटिव्स जिसकी हम बात करते आ रहे हैं सांची स्तूप से, जहां पर सांची में माइथोलॉजिकल जातकास की कहानी है, जातका स्टोरी जो कि अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा से संबंधित है, उसी तरीके से यहां पर भी माइथोलॉजिकल नैरेटिव्स आपको देखने मिलेंगे। इसके अलावा म्यूरल पेंटिंग्स भी हैं मंदिर में जो बनाई गई। गजब की बात यह है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, जो आप लिख भी सकते हैं एग्जाम्स में, ये जो विमाना है, विमाना के ऊपर जो शिखर रखा जाना था, इसके लिए इसका शिखर का काफी ज्यादा वजन था। तो दूर एक गांव से लेके मंदिर के विमान तक के लिए एक ऐसा स्लोप बनाया गया था और ये जो शिखर है इसको धड़काते हुए, रोल करते हुए लेके आके मंदिर पे यहां पर इंस्टॉल किया था। तो आज भी उस मंदिर को उसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के हिसाब से जाना जाता है, उस पर्टिकुलर विलेज को इस इंसिडेंट के हिसाब से जाना जाता है, इस घटना के लिए जाना जाता है। इसके आगे हम बात करेंगे डेक्कन आर्किटेक्चर की अगली चर्चा में, जो हमारा 3rd और फाइनल पार्ट होने वाला है उसमें। तो इस लेक्चर में यहां तक के लिए थैंक यू।